हेलो दोस्तों, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके सामने उपस्थित हैं अमित सर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से मुझे चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों को मुझे छोड़ना है और छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ना है, जहाँ से आप अच्छे नंबर जो है कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सन 2024-25 में जो भी आने की संभावना है प्रश्नों की, ठीक है, उन सभी संभावित प्रश्नों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि आपके जो सिलेबस में है, आने वाले एग्जाम में है, वो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उन प्रश्नों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है ये सारी चर्चा होने के बाद आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में 2 से 3 प्रश्न एक वीडियो के माध्यम से कर करके आंसर सहित आपको जो है समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देरी नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न मेरे पास क्या है, आपको पता है कि पहला प्रश्न फ्रांस की क्रांति। तो आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे भाई? फ्रांस की क्रांति मतलब फ्रांस की क्रांति जो है वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, फ्रांसी की क्रांति के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या हैं, जो उनके सन हैं, दिनांक हैं, वो क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप लर्न करेंगे तो यहाँ से आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये जो फ्रांस की क्रांति है 4 नंबर में ज़्यादातर आती, हो सकता हो आपके 6 नंबर में पूछी भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने के आपको 2 से 3 बेनिफिट मिलेंगे, फ़ायदा मिलेंगे। क्या? अगर फ्रांस की क्रांति आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ से जो आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। आपको पता है कि इससे पहले प्रीवियस जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, आप अगर जाकर के देखोगे ना, तो जितने मैंने इस प्रश्न को लिख रखा है कहीं ना कहीं इन प्रश्नों से ही उठा करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि आप जो लोग हैं फ्रांस की क्रांति पढ़िए, और फ्रांस की क्रांति को जो पढ़िए तो पढ़िए ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ते समय जो आपके सन और जो मुख्य तथ्य हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए, उनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और साथ ही में आपको फ्रांस की क्रांति को समझना है कि फ्रांस की क्रांति असल में है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और इतना होने के बाद आपके पास प्रश्न नंबर 2, इसमें आपका जर्मनी और इटली का एकीकरण है। आपको पता है दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मनी का या फिर इटली का एकीकरण आपके एग्जाम में बनने वाला है प्रश्न इस बार। आप ये मान के चलो जर्मनी या इटलीकरण है, अगर इसमें से प्रश्न नहीं बना तो आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे। तो जाहिर सी बात यह है कि अगर आप जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण को पढ़ते हैं तो यहाँ से या तो 2 नंबर या तो 4 से 6 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे पास है, क्योंकि जर्मनी और इटली के एकीकरण से लॉन्ग आंसर भी बनते हैं 4 नंबर के, और जो है 1 नंबर का भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके बाद पढ़ेंगे नेपोलियन। ये नेपोलियन आपके जो है सिलेबस में चैप्टर में दिया गया है, तो इसको ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, लॉन्ग नहीं है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हो कि नेपोलियन कौन था, नेपोलियन के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी है, कि नेपोलियन क्या था असल में, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो जानकारी प्राप्त करनी है। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी मैं इन पे जो इनके आंसर सहित चर्चा करेंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपके जो संभावित प्रश्न हैं आपके पूरे सिलेबस का, ये पूरे सिलेबस का आपका निचोड़ है। कुछ 10 से 12-15 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपको भी अगले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, ये पूरा जो बना हुआ है ना सिलेबस, वो ऐसे नहीं बना हुआ है। इसको पूरा प्रीवियस एग्जाम जो आए हुए हैं आपके हो चुके हैं उनके पूरे को एनालिसिस कर करके बनाया गया है। ठीक है, उन सभी को एनालिसिस किया अच्छे तरीके से कि किन प्रश्नों पर जो है ज़्यादातर बोर्ड ज़्यादा ध्यान दे रहा है, किन को ज़्यादा पूछा जा रहा है, उन सभी प्रश्नों को देखा है। तो आप क्या पढ़ेंगे? नेपोलियन। अब प्रश्न नंबर 4 मेरे पास क्या है? भारतीय और यूरोपीय राष्ट्रवाद। यहाँ से आप मान के चलो 6 नंबर का प्रश्न आपके पास आने वाला है। ये लॉन्ग आंसर में जाएगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। ये कम से कम आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, जो 6 नंबर का आता है, और जो 4 नंबर का आता है उसके कम से कम 80 शब्द आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो भारतीय और यूरोपीय ये 2 आपकी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रवाद क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, किसने किया, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है कि यूरोपीय जो राष्ट्रवाद है वो कहाँ से हुआ। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं गांधी जी। आपको पता है कि आपके एग्जाम में अगर गांधी जी नहीं आए तो आपका एग्जाम अधूरा रह जाएगा।
है ना, क्योंकि गांधी जी जो है आपके एग्ज़ाम को नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से गांधी जी जो है या तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे या तो फिर लॉन्ग आंसर बनाएंगे, वो तो 100% श्योर कह सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट मुझे क्या पढ़ना है गांधी जी के बारे में, तो एक इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज्य पुस्तक, ये आपकी है हिंद स्वराज पुस्तक। तो इस पुस्तक के बारे में पढ़ना है, इस पुस्तक को क्यों लिखा गया, इस पुस्तक का मोटो क्या था, क्या उद्देश्य था इस पुस्तक का, क्यों लिखा गया इसको। और इसके बाद आंदोलन आते हैं, तो आपको सत्याग्रह आंदोलन पढ़ना है। सत्याग्रह आंदोलन का अर्थ क्या होता है, कहाँ पे ये छेड़ा गया था आंदोलन। और इसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये आपके आंदोलन जो है आपको आप ये मान के चलो आएंगे ही आएंगे। और एक भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो आंदोलन है एक सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन आंदोलनों के बारे में आप बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, इसका उद्देश्य क्या था। इसी प्रकार सत्याग्रह है, ये आंदोलन क्यों छेड़ा गया, कहाँ पर छेड़ा गया, किसके द्वारा छेड़ा गया, किस सन में छेड़ा गया और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था। इसी प्रकार असहयोग आंदोलन। तो ये सारे हमारे प्रश्न नंबर 5 में हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 में आपको पता है 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियाँ क्या थी, ठीक है, स्थितियाँ क्या थी, हम ये समझेंगे। तो 19वीं शताब्दी और इसी के साथ एक और आता है 19वीं शताब्दी और एक 18वीं शताब्दी। ये आपको दो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी हो गई और 18वीं शताब्दी हो गई। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इस पर बनते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, मुझे भरोसा है आप सभी लोगों पर। अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी का परिणाम, ये तो ये कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100 में 100% आने के चांस हैं। महामंदी का अनेक प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि महामंदी का जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, महामंदी का उदय कब हुआ, कहाँ से हुआ, महामंदी का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी, जो महामंदी है वैश्विक महामंदी, इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। जितनी ही ज़्यादा से आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको और पढ़ने के बाद लिखने का प्रयास करेंगे तो उतने ही अच्छे से आप अपने एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, इसमें है ब्रेटन वुड्स समझौता। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये जो है ब्रेटन वुड्स समझौता, ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्रेटन और वुड्स समझौते से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका क्या मोटो था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अगले प्रश्न नंबर 9 में भूमि जैव विविधता का अर्थ और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रश्न को समझेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने भूमि बता दिया। भूमि का मतलब जानते हो क्या है, भूमि का मतलब ये आपको पढ़ना है कि भूमि का मतलब मिट्टी, लैटराइट मिट्टी कहाँ है, पीली मिट्टी कहाँ है, ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, काली मिट्टी कहाँ है, किस मिट्टी के लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी मिट्टी पाई जाती है। जैसे कपास की मिट्टी आपको हो गई, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ये तो 3 इंपॉर्टेंट ही आपकी मिट्टियां हैं जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। और अगर दूसरा बनेगा तो भूमि से मृदा अपरदन बन जाता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन क्या होता है, ठीक है, मृदा अपरदन से क्या क्या हमें हानियाँ होती हैं, ठीक। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और जैव विविधता का अर्थ आपको बताना होगा। और जैव विविधता का जो होता है, जैव विविधता का अर्थ या जैव विविधता का मानव के जीवन पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। इसी तरीके से आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में चावल, गेहूं, गन्ना की खेती, ये आपको ये मान के चले आपके एग्जाम में एक की खेती पर टिप्पणी करने को आएगा 4 से 6 नंबर में, ज़्यादातर 4 नंबर में आता है जो आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। तो आपके एग्जाम में आप पिछली बार जो ये सन 2023 में आपकी गेहूं की खेती पूछी जा चुकी है, तो आप ये मान के चलो या तो चावल की खेती या गन्ना की खेती आपके इस बार एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को। आगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर क्या, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। मतलब जो ऊर्जा है, ऊर्जा के कहाँ से स्रोत हैं और कहाँ से स्रोत नहीं है, इन सभी चीज़ों प्रश्नों को पढ़ना है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहाँ है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है और ऊर्जा का परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न बनते हैं। आगे पढ़ेंगे खनिज। तो इसको तो आपको डीपली पढ़ना ही है, ये तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खनिज से ज़्यादातर प्रश्न आपके बनते हैं कि लौह अयस्क जो है ये कहाँ पाया जाता है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, किसका खनन कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे खनिज का खनन व संरक्षण।
व संरक्षण, इसके रक्षा करने के लिए क्या क्या जो है कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, परिवहन संचार के साधन। परिवहन संचार के साधन आपको पता है ये कह सकते हैं कि जो किसी भी देश की होती है वो एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि परिवहन संचार भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परिवहन अगर नहीं होगा तो हम लोग अपनी जो बिक्री करते हैं या जो भी हमारे व्यक्ति इधर से उधर जाते हैं या जो भी उपभोक्ता जो अपने माल को, जो कच्चे माल को होता है इधर से उधर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो किसके माध्यम से करेंगे। तो परिवहन संचार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 2 हैं, रेल व सड़क परिवहन, यही 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को देखिएगा कि परिवहन संचार का अर्थ क्या है, इसका प्रत्येक देश में इसका क्या भूमिका रहती है, इसकी क्या भूमिका रहती है, और रेल व सड़क परिवहन क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न नंबर 14, आधुनिक लोकतंत्र। आधुनिक का मतलब होता है जो हमारा लोकतंत्र अभी चल रहा है। तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। लोकतंत्र में जो है कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र जो सत्ता होती है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, लोकतंत्र के हिसाब से सरकार को कितने तरह से रखा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में जो होता है कानून किस प्रकार लगाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को जो है मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक एक करके सारे आंसर सहित आपको समझाएंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15, संघवाद। संघवाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संघवाद क्या है और संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है, ये आप पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 16, राजनीतिक दल और विकास की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, राजनीतिक दल और विकास की अवधारणा, राजनीतिक दल क्या होता है और विकास की अवधारणा किस प्रकार होती है, इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 17, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार की परिस्थितियां। आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो क्या हैं और रोजगार की परिस्थितियां क्या रही, क्या थी, क्या रही और क्या होने वाली हैं, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और इन सभी प्रश्नों पर जो है एक एक करके वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अगला पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18, वैश्वीकरण। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है प्रश्न, और 19 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता का अर्थ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20, वन संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण। ये तो आपके 2 प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ से पर्यावरण प्रदूषण पढ़ोगे तो आपके सामाजिक विज्ञान में भी आने की 100% चांस है, और अगर नहीं भी आया तो यहाँ से आप एक निबंध लिख पाएंगे जो कि आपके हिंदी के सिलेबस में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों पर मैंने चर्चा कर लिया है। आशा है मुझे कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को सर्च कर करके अपनी जो किताब है या जो आपकी कॉपी है या जो मॉडल आपने ले रखा है उन सभी जगह से सर्च कर करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं इन सभी प्रश्नों के एक एक करके आंसर लेकर के आएंगे। अगर आप चाहते हो कि सर वीडियो बनाइए तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे जो है आंसर सहित इस पर आप चर्चा कीजिए और सभी को एक तरफ से समझाइए। मैं इनको जब समझाऊंगा आपको तो पता है कि आपके साथ लॉन्ग आंसर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, और अगले जो वीडियो आपके लिए बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे जो हमारा आता है मैप, जिस पर हमें नक्शे को भरना होता है। ठीक, भारत का नक्शा दिया होता है, उस पर मुझे सभी चीज़ों को दर्शाना होता है कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, कौन सा कांड कहाँ पे हुआ है। तो उन सभी चीज़ों को डीपली मैं समझूंगा कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखेंगे। इन प्रश्नों पर मैंने चर्चा कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, एक बार मेरा भी दिल खुश हो जाएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, धन्यवाद।